हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन के अंदर हम यूनिट नंबर 1 को पढ़ रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर सिस्टम पढ़ लिया था और उसके साथ हमने ये भी देख लिया था कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और उनकी वेरियस टाइप्स क्या होती हैं। जब हमने सॉफ्टवेयर पढ़ा था और उसमें हमने एक सिस्टम सॉफ्टवेयर टाइप पढ़ी थी, तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही हमारा क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। ठीक है, तो इट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर आपको इसको डिफाइन करना है तो वो भी आपके लिए क्या हो जाएगा, वेरी सिंपल हो जाएगा। क्यों? पहली चीज तो ये होगी, इट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर और इट एक्ट एज एन रिसोर्स मैनेजर विच मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो कंप्यूटर सिस्टम के पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज होते हैं। उन सबको मैनेज करने का काम कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। आपकी सीपीयू को, आपके रैम को, आपके डिस्क को, आपके नेटवर्क को, जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज हैं, सबको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने किसको दी होती है? हमने ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को इसलिए दी है ताकि हम कल को अगर किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं या हमारे सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमको सिर्फ जवाब लेना पड़ेगा ऑपरेटिंग सिस्टम से। बाकी सारे प्रोसेसेस या बाकी सारे रिसोर्सेज से पूछने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने मैनेजर किसको बना रखा है? ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो सिस्टम में जो भी परेशानी आएगी या सिस्टम ने जैसे भी काम करना है, हम इंस्ट्रक्शन देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को और ऑपरेटिंग सिस्टम वो काम करवा लेगा। और कोई परेशानी आएगी तो वो भी हमको कौन बताएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम ही बता देगा। ठीक है, आई होप बड़ा सिंपल सी डेफिनेशन है। बुक में बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, आपको सिर्फ डेफिनेशन पढ़नी है और डेफिनेशन ही लिखनी है। अगर आपके जितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से आपको पेपर में आंसर करना है। ठीक है, तो अगर मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल दूं तो आपने देखा होगा विंडोज आप यूज करते होगे कंप्यूटर्स में। लाइनेक्स इसका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, मैंने एग्जांपल भी दी थी। एंड्रॉइड, मैक ओएस जिसको आप आईओएस के नाम से भी जानते हो, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब सीपीयू जो मैं आपकी बात कर रहा हूं ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के दो मेन इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। तो पहला टास्क जो ये करता है वो होता है, ये आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा जिसके ऊपर दूसरे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या करेंगे? रन कर सकते हैं। देखो जितने भी आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, अब एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कौन से होते हैं? जैसे आपका एमएस ऑफिस हो गया, आपका विंडो मीडिया प्लेयर हो गया, आपका एक्टिव प्रेजेंटर हो गया, आपका वेब ब्राउजर हो गया, वो सारे क्या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं जो आपको एप्लीकेशन रन करने में हेल्प करते हैं। तो जितने भी हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं वो सारे हम किसके ऊपर इंस्टॉल करवाते हैं? विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम ही उनको मेमोरी एलोकेट करवाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही उनको सीपीयू एलोकेट कराता है। और कोई भी प्रोग्राम तभी चलता है जब उसको सीपीयू की एलोकेशन होती है। तो सारा काम करता कौन है एट द बैक एंड? ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला रोल क्या हो गया? ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की हेल्प करता है ताकि ये काम कर सके, ताकि ये रन कर सके, ताकि ये अपनी पूरी की पूरी अपना लाइफ स्पैन अच्छे से चला सके और अपना काम अच्छे से क्या कर सके? खत्म कर सके। ठीक है, तो दूसरा रोल की अगर मैं बात करूं तो दूसरा रोल ये है कि ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके साथ यूजर इंटरेक्ट कर सके अपनी मशीन के साथ। तो यूजर्स को अपनी खुद की मशीन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है। तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क है कि इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस थ्रू टू यूजर थ्रू विच द यूजर कैन इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने की इंटरफेस भी कौन प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है, जिसके यूज करके यूजर क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ क्या करता है? इंटरेक्शन करता है। तो ये दो रोल हैं किसके? ऑपरेटिंग सिस्टम के। ठीक है, तो आई होप हमने रोल्स ऑपरेटिंग सिस्टम के पढ़ लिए। चलो, तो नेक्स्ट थिंग इज, लेट मी चेक। ओके, थोड़ी सी नॉइस आ रही होगी तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। चलो, हम बात करते हैं। तो हमारे पास और क्या सिस्टम है हमारे पास? अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम की हमने बात कर ली। अब यूजर इंटरफेस, ओएस की कुछ इंटरफेस होती हैं। देखो मैंने क्या बोला, ओएस एक तो आपको हेल्प करेगा एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इंस्टॉल वगैरह करने के लिए, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के लिए। और दूसरा यूजर इंटरफेस को यूजर कैसे इंटरेक्ट करेगा मशीन के साथ, वो वाली इंटरफेस भी आपको कौन प्रोवाइड करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करेगा। आई होप ये सबको क्लियर है। अब ओएस की यूजर इंटरफेस भी तरह तरह की होती है। पहली होती है हमारी सीएलआई, जिसको हम सीएलआई बोलते हैं। सीएलआई स्टैंड फॉर कमांड लाइन इंटरफेस। तो सीएलआई क्या होती है? जिसमें आप कमांड्स लिख लिख के ओएस के साथ क्या करते हो? इंटरेक्ट करते हो। एग्जांपल के तौर पे आपका एमएस डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कमांड्स पे काम करता है। आप अपने सर्च बार में यहाँ पे सीएमडी टाइप करना और वहां पे आपको डॉस मिल जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज, जो सेकंड इस तरह के वो आते हैं हमारे पास है यूनिक्स। जो यूनिक्स सिस्टम है वो भी क्या, एक किस्म का कमांड लाइन इंटरफेस है। ये होगी पहली इंटरफेस। दूसरी इंटरफेस हमारे पास आती है जिसको हम जीयूआई बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखी भी है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जीयूआई मींस जहां पे हम आइकन्स से क्लिक करते हैं, जो हमारे आइकन्स बने होते हैं उनको हम क्लिक करते हैं। जैसे मैं अभी जो यूज कर रहा हूँ विंडोज सिस्टम, विंडोज इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट?
जीयूआई बेस्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हमारे पास ग्राफिक्स होते हैं, माई कंप्यूटर का मेरे पास एक आइकन रहेगा, रिसाइकल बिन का मेरे पास एक आइकन रहेगा, उनको यूज कर करके उन पे डबल क्लिक करके मैं कोई भी उनको ओपन कर सकता हूँ और उनके पे अपना जो भी काम करना है वो कर सकता हूँ। तो वो हो गया हमारे ग्राफिकल बेस्ड। विंडो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इसकी एग्जांपल है, उबंटू, फिडोरा, मैकिंटोश, ये सब किसकी एग्जांपल है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। थर्ड हमारे पास आते हैं टच बेस्ड सिस्टम, टच बेस्ड इंटरफेस, टच बेस्ड इंटरफेस जो मॉडर्न आज के दिनों में हम यूज कर रहे हैं। इसकी एग्जांपल्स हैं आपके एंड्रॉइड सिस्टम, आपके iOS सिस्टम्स, आपके विंडोज 10 और विंडोज 8.1, ये भी कुछ कुछ मोबाइल्स में यूज करते हैं। तो ये सारे जो हमको टच फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, टेबलेट, आपके स्मार्टफोन्स, आपके पीसीज, ये सब किस पे बेस्ड करते हैं? हमारे टच बेस्ड सिस्टम के ऊपर, ठीक है, टच बेस्ड सिस्टम के ऊपर। इसके बाद हमारे पास एक और टाइप आती है जिसको हम बोलते हैं वॉइस बेस्ड इंटरफेस। आपने आजकल देखा होगा, आप ओके गूगल बोलते हो, अपने मोबाइल को ओके गूगल बोलते हो एंड इट विल आपका गूगल असिस्टेंट लॉन्च कर देता है, गूगल असिस्टेंट। और उस असिस्टेंट की मदद से आप क्या कर सकते हो? कुछ भी काम करवा सकते हो। उसको बोलो प्ले मी अ सॉन्ग, तो वो आपको कोई गाना भी सुनाएगा। उसको आप बोलोगे कि ओपन सेटिंग्स, तो आपके सेटिंग्स भी खोलेगा। ओपन कैमरा, तो आपका कैमरा भी खोल देगा। तो ये सारे काम किसके हैं? आपके थ्रू वॉइस ये सारे काम किए जा रहे हैं। और बैकएंड पे कौन काम कर रहे हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शन कैसे ले रहा है? वॉइस बेस्ड, आपकी वॉइस को सुन के इंस्ट्रक्शन ले रहा है। तो एग्जांपल के तौर पे ओके गूगल, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में कोर्टाना आता है और आईओएस में सीरी आता है। तो ये सारे बेस किसके हैं? वॉइस बेस्ड इंटरफेस। लास्ट वाली टाइप आपके पास आती है जेस्चर बेस्ड इंटरफेस। मतलब आजकल हाथ से भी काम हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा, आपके मोबाइल्स में भी कहीं होंगे फीचर होगा, कैमरा खोलो और उसको अपना हाथ शो करो और इट विल ऑटोमेटिकली क्लिक व्हाट, इट विल ऑटोमेटिकली क्लिक योर पिक्चर, इट विल ऑटोमेटिकली क्लिक योर सेल्फी, या फिर ये कोई भी आपका ऑटोमेटिकली काम कर देगा। आजकल डिवाइसेस आ रहे हैं जो आपके आई के मोशन को डिटेक्ट करते हैं। शेक करो आपके फोन को तो वो कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन, मेरे मोबाइल को शेक करो और वो गाना चल रहा होगा तो वो उसको बंद कर देता है। और आपके फोन में भी होंगे फीचर, वेव करो तो वो कुछ एक पर्टिकुलर फंक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये इस तरह से होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस तरह से हमारे इंटरफेस हमको प्रोवाइड कर रहे हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, वॉइस बेस्ड इंटरफेस, जेस्चर बेस्ड इंटरफेस, ये सब इसकी टाइप है। अगर मैं अब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का व्यू कैसा रहता है, एब्स्ट्रैक्ट व्यू, तो वो हम इस तरह से देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लो लेवल पे होते हैं हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर के ऊपर हम स्टोर करते हैं हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके ऊपर होते हैं हमारे सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, देखो। और उसके ऊपर होते हैं हमारे यूजर्स। ये यहाँ पे कितने यूजर हैं? यूजर वन, यूजर टू, यूजर एन। और देखो, हर यूजर की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। हो सकता है कोई यूजर आगे कंप्यूटर चलाए, उसको कंपाइलर चलाना है, कोई आता है उसको एमएस वर्ड चलाना है, कोई आता है जिसको असेंबलर से काम है, और कोई आता है जिसको डाटाबेस चलाना है। तो वो सारी ये चीजें क्या है? ये सारी क्या होगी? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। देखो, ये जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हैं, सारे देखो ऑपरेटिंग सिस्टम ने इनको फैसिलिटी प्रोवाइड किया, अपने ऊपर इंस्टॉल कर रखा है। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी इनको मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम भी इनको सीपीयू, ऑपरेटिंग सिस्टम भी इनको सारा वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू ये क्या कर सकें? काम कर सकें, यूजर वन से लेके सो ऑन टू यूजर एन। और ये सब किससे बात करेंगे? एप्लीकेशन प्रोग्राम से। और एप्लीकेशन किससे इंटरेक्ट करेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम से। और ऑपरेटिंग सिस्टम फर्दर किसको कंट्रोल करेगा? कंप्यूटर हार्डवेयर को। तो ये आपके पास आता है किसका? एब्स्ट्रैक्ट व्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, थ्योरी पे मत फोकस करो, ज्यादा फोकस करो समझने पे कि ये चीजें क्या है। अगर आपने एक बार रीड कर लिया इसको, तो आप ये सारी चीजें समझ जाओगे कि कैसे ये काम किया जाता है, ठीक है। अगर मैं हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, हिस्ट्री ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सेम है जो हमने पीछे भी पढ़ ली है। तो फर्स्ट जनरेशन के जो आपके कंप्यूटर थे, उसमें हम वैक्यूम ट्यूब्स यूज करते थे, और जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो प्लग बोर्ड्स, बोर्ड्स की फॉर्म में होते थे, गत्ते की फॉर्म में। उन पे हम थोड़ा सा डेटा स्टोर करके रखते थे और उन्हीं के थ्रू हम काम कराते थे। ज्यादा याद नहीं करना, सिर्फ थोड़ा सा ये पढ़ के रखना। सेकंड में हमने ट्रांजिस्टर्स यूज किए। आपको पता होगा 1950s के पास हमने 1948 1950s के पास हमने ट्रांजिस्टर डेवलप किए थे। फिर हमारे पास आए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। थर्ड में हमारे पास आए आईसी डेवलप कर लिया हमने आईसी पे बहुत डिटेल में बात की थी। तब हमने मल्टी प्रोग्रामिंग के कांसेप्ट पे काम करना शुरू कर दिया। लास्ट में हमने लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वीएलएसआई और यूएलएसआई पे काम करना शुरू किया, जिसमें हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स आ गए और हमारे पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, लाइनेक्स, उबंटू, ये सब हमारे इस जनरेशन में आ गए, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नीड। तो सबसे पहले क्या था, चलो मैं थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ। स्टार्टिंग में हमारे पास क्या होते थे? स्टार्टिंग में हमारे पास मेन फ्रेम सिस्टम होते थे, ठीक है। कौन से सिस्टम होते थे? मेन फ्रेम सिस्टम। ये बुक में नहीं है, मैं थोड़ा आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। तो मेन फ्रेम सिस्टम होते थे, इनमें हम इनपुट आउटपुट के लिए, इनपुट और आउटपुट परफॉर्म करने के लिए हम पंच कार्ड यूज करते थे। इनपुट आउटपुट के लिए कार्ड रीडर, टेप ड्राइवर्स, वो ऐसे मैं बोल रहा हूँ, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि लिखते मुझे बड़ी दिक्कत आती है। तो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, इनपुट आउटपुट के लिए हम इसमें क्या यूज करते थे? टेप ड्राइवर्स, कार्ड रीडर्स हम यूज करते थे। तो यूजर जो होता था ना, यूजर जो हम लोग थे, हमारा क्या काम होता था? इसमें एक जॉब क्रिएट करना, ठीक है, जॉब क्रिएट करना। अब जॉब क्या होती थी? एक प्रोग्राम होता था, ऐसे एक फाइल होती थी जिसमें एक प्रोग्राम होता था,
और इनपुट होता था जिसमें इनपुट डेटा कराना होता था, और तीसरा कंट्रोल मैकेनिज्म कि भाई काम कैसे होगा, ठीक है। प्रोग्राम, इनपुट डेटा और कंट्रोल मैकेनिज्म, 3 कंपोनेंट होते थे। फिर इनपुट जॉब के लिए हम इनपुट कराने के लिए हम पंच कार्ड यूज करते थे, और रिजल्ट भी हमको इसी पंच कार्ड में मिलता था। पंच कार्ड क्या होता था, एक ऐसा गत्ता होता था जिसके ऊपर हम छेद कर देते थे, ठीक है। इसके ऊपर छेद कर देते थे जहां से लाइट, और जिस छेद से लाइट निकल जाएगी वो प्रेजेंस ऑफ करंट, जहां से लाइट नहीं निकलेगी दैट विल बी योर एब्सेंस ऑफ करंट। तो जो भी रिजल्ट आता था वो हमको पंच कार्ड पे मिलता था। सिंपल याद रखना, पहले मेन फ्रेम कंप्यूटर होते थे, काम करना बहुत मुश्किल होता था, ओएस बड़ा सिंपल सा ओएस होता था जो हमेशा कहाँ रहता था, मेमोरी में रहता था। अगर मैं आपको स्ट्रक्चर की बात करूं तो आपका कंप्यूटर सिस्टम कुछ ऐसा होता था, जिसमें ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर में यहाँ पे आपका आ गया सीपीयू, यहाँ पे आ गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ पे आ गया यूजर प्रोग्राम, यूपी लिख रहा हूं मैं, यूजर प्रोग्राम, ठीक है। ये 3 कंपोनेंट होते थे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, यहाँ पे इनपुट और यहाँ पे आउटपुट, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिक डायग्राम पिछली क्लासेस में भी बताई थी, ये इनपुट, ये आउटपुट, और इसी तरह से हमारा क्या होता था, सारा का सारा सिस्टम डिफाइन किया जाता था। अब देखो मेन फ्रेम कंप्यूटर था, ऑपरेटिंग सिस्टम वाज वेरी सिंपल। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या था, मेजर टास्क ये था इस यहाँ पे कंट्रोल को ट्रांसफर करना एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पे। ये मैं बात कर रहा हूँ मेन फ्रेम कंप्यूटर की, बहुत पहले, बहुत पुरानी, जो मैंने आपको अभी डायग्राम दिखाई थी उसकी। स्पीड का यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम स्लो था, सेपरेट जॉब रिक्वायरमेंट्स थी, और अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ तो सीपीयू की यूटिलाइजेशन क्या थी, पुअर थी। अब सीपीयू की यूटिलाइजेशन पुअर क्यों थी, क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइस किससे इंटरेक्ट करते थे, डायरेक्टली सीपीयू से। तो मैंने आपको पहले ही बताया था इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं वो स्लो होते हैं एज कम्पेयर टू व्हाट, सीपीयू। तो हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम इनपुट देते और आउटपुट लेते ही निकल जाता था। फिर हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की, उसके बाद आगे हम किस पे, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पे। तो इसमें हमने क्या करना शुरू किया, इस पे हमने जो सिमिलर टाइप्स की जॉब थी ना, उसका एक एक बैच बनाना शुरू कर दिया। जो सिमिलर टाइप्स की जॉब्स होती थी उनका एक बैच बनाते थे और ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देते थे ताकि तो इसकी क्या कर ले, प्रोसेसिंग कर ले। तो इससे क्या हो गया, हमारा टाइम बचना शुरू हो गया, क्योंकि हमको बार बार मशीन के साथ इंटरेक्ट नहीं करना पड़ता था। जैसे मान लो यहाँ पे कोई एडिटर की जॉब्स है, टेक्स्ट एडिटर की, जैसे मान लो एमएस वर्ड की जॉब्स है, तो एडिटर की जॉब्स का मैंने एक, जितनी भी जॉब्स हैं, मान लो मेरे पास टोटल जॉब्स हैं 20, तो जिसमें से 10 जॉब्स हैं एडिटर की, तो मैं उनका एक जॉब बना लूंगा, एक पूरा एक बॉक्स बना लूंगा उनके लिए। 5 जॉब्स हैं हमारे पास कोई और 5 जॉब्स हैं हमारे पास कंपाइलर की, तो मान लो 20 ही टोटल, 10 इसके लिए थी और 5 इसके लिए थी और 5 इसके लिए थी। तो मैंने क्या कर लिया, जितनी सिमिलर टाइप्स की जॉब थी, ये 10 एक ही तरह की जॉब थी, ये 5 एक ही तरह की थी, ये 5 एक ही तरह की थी। तो जिनका सेम सेम टाइप की जॉब थी उनका मैंने क्या बना लिया, एक पूरा का पूरा जॉब बना लिया। और उस जॉब को मैं देता था किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को, ताकि वो क्या कर ले, प्रोसेसिंग कर ले। मतलब इसका मैंने क्या बनाया, ये एक किस्म का बैच बना दिया, बैच बना दिया, मतलब जिनको सेम टाइप की जॉब करनी थी उनका मैंने क्या कर दिया, एक ग्रुप बना दिया। जैसे हम क्लास में भी ग्रुप बना देते हैं कि जिनको सेम टाइप का काम करना है उन बच्चों का एक पर्टिकुलर ग्रुप बना देंगे, फिर जिनको दूसरे टाइम का काम करना है उनका एक दूसरा ग्रुप बना देंगे। जिसने दिल्ली जाना है उनके लिए अलग बस, जिसने चंडीगढ़ जाना है उनके लिए अलग बस, जिन्होंने तमिलनाडु जाना है उनके लिए अलग बस। तो सेम उसी तरह से हमने जॉब्स के बैच बना दिए और दे दिया, मशीन को प्रोसेस करने के लिए दे दिया। तो इससे क्या होगा, हमारी इंटरेक्शन किसी से क्या होगी, मशीन से खत्म होगी। हमने एक बार बस काम लगाना है, हमने जॉब्स बनानी है, जॉब्स बनाने के बाद हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से क्या करता जाएगा, प्रोसेसिंग करवाता जाएगा, हमारा टाइम बच जाएगा। तो ये अंग्रेजी में यही चीजें लिखी हैं, आपको एक बार ध्यान से रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगी। अब इसके एडवांटेजेस की बात करूं तो टाइम हमारा बचा, टाइम सेविंग था। दूसरा, मैनुअल इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, एक बार जॉब बना के दे दी तो काम खत्म। दूसरा डिसएडवांटेज की बात करूं तो मेमोरी लिमिटेड थी, लिमिटेड मेमोरी, और दूसरा सीपीयू आइडल। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डायरेक्टली इंटरेक्ट विद, इसमें भी थोड़ा सा यही ड्रॉबैक था कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फिर भी डायरेक्ट काम कर रहे थे, बात कर रहे थे सीपीयू से, उस वजह से हमारा क्या हो रहा था, थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा था। तो ये हो गया इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। इसी में हमने एक कंसेप्ट और लाया जिसको हमने बोला स्पूलिंग। तो आप सिर्फ याद रखना स्पूलिंग की फुल फॉर्म क्या होती है, ये आपका होमवर्क है, मैं इसको नहीं बताऊंगा। तो वो बैच का ही एक फर्दर टाइप था स्पूलिंग। नेक्स्ट टाइप के हमने ऑपरेटिंग सिस्टम जो लाए, यहाँ पे टाइम शेयरिंग है, मैं आपको बताता हूँ, वो थोड़े से अलग है। नेक्स्ट हमने लाए थे मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग, MULTIPROGRAMMING, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा, लिखने में गलती हो सकती है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कहता था, इसका ये कंसेप्ट था कि देखो ये होती है हमारी मेमोरी, ये यानी कि हमारी रैम। तो ये क्या करता था, जितने भी प्रोग्राम्स की एग्जीक्यूशन करानी है, देखो मल्टी प्रोग्रामिंग का एक कंसेप्ट याद रखना, मल्टी प्रोग्रामिंग कहता था मैं सीपीयू को कभी आइडल नहीं बैठने दूंगा। बस ये याद रखना, आइडलनेस को ये अलो नहीं करता कि सीपीयू कभी भी क्या नहीं रहना चाहिए, आइडल नहीं रहना चाहिए। तो आइडल ना रहने के लिए क्या करता था, रैम में पहले से ही जाके सारे प्रोग्राम्स डाल देता था, जैसे प्रोग्राम P1 P2 P10
जितने भी प्रोसेस को एग्जीक्यूशन करनी है उन सबको उठा के कहाँ डाल दिया, रैम में डाल दिया, यानी रैम को पहले से ही भर दिया। अब जितने भी प्रोग्राम रैम में होंगे तो सीपीयू को क्या करना पड़ेगा, इनकी प्रोसेसिंग करानी पड़ेगी। सीपीयू कभी भी क्या नहीं होगा, आइडल नहीं होगा। तो हमारा कंसेप्ट ही यही कहता है कि हमने सीपीयू को क्या नहीं होने देना, आइडल नहीं होने देना। तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं, सीपीयू को आइडलनेस को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। फिर आगे हम नेक्स्ट थिंग आ गई हमारे पास, आइडलनेस के कंसेप्ट को हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास चीज आ गई, दैट इज अवर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। एक मैंने अभी मल्टी प्रोग्रामिंग आपको बताया, जिसमें बताया कि सीपीयू कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, आइडल नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बता रहा हूं, दैट इज अवर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग, ओके। ये दोनों को इकट्ठा पढ़ना जरूरी है, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मल्टीटास्किंग को आप टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हो, याद रखना, इसको हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। और इसमें इसको हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं। इस पे हम बात करते हैं, उसमें हमने मल्टी प्रोग्रामिंग में किसकी की थी, आइडलनेस की ना। तो इसमें हम बात करेंगे किसकी, आइडलनेस की जगह रिस्पॉन्सिवनेस की। रिस्पॉन्सिवनेस, RESPONSIVENESS। तो रिस्पॉन्सिवनेस की हम यहाँ पे बात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि हमारा सिस्टम जो है वो क्या करे, सारे प्रोसेसेस को रिस्पॉन्स दे। देखो टास्क मल्टी प्रोसेसिंग में क्या हो रहा था, सीपीयू क्या कर रहा था, एक के बाद एक प्रोग्राम चला रहा था। तो लेकिन सबको रिस्पांस क्या मिल रहे थे, लेट मिल रहे थे। यहाँ पे हमने क्या बात की, प्रोग्राम्स तो होंगे लेकिन सीपीयू सबको क्या देगा, बराबर टाइम देगा। पहले जैसे मान लो अगर ये 2 सेकंड के लिए देगा, 2 सेकंड इस प्रोसेस को देगा, 2 सेकंड इसको देगा, 2 सेकंड इसको देगा, 2 सेकंड इसको देगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, टाइम को बांट रहे हैं, सब प्रोसेसेस के बीच में टाइम को बांटेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर इसको 10 मिनट काम करना है तो सीपीयू 10 मिनट इसके साथ लगा रहेगा ना, वो इसको 2 मिनट देगा, फिर इसके बाद इसके पास चला जाएगा, फिर इसको 2 मिनट देगा, फिर इसके पास चला जाएगा, फिर इसको 2 मिनट देगा। और ऐसा तब तक करेगा जब तक सारे प्रोसेसेस को वो रिस्पांस देना दे। अब मैं यहाँ पे 2 मिनट की एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन सीपीयू का जो स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा होती है, वो पिको सेकंड और नैनो सेकंड्स में काम करते हैं। तो इतनी कम स्पीड में इतनी जल्दी शिफ्ट होते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा, आप गाने भी सुन रहे होते हो, सॉन्ग्स भी सुन रहे होते हो, आप ब्राउजर भी चला रहे होते हो, आप फेसबुक भी चला रहे होते हो, आप व्हाट्सएप भी चला रहे होते हो, लेकिन आपको लगता है कि आप सारे काम क्या कर रहे हो, इकट्ठे कर रहे हो। लेकिन आप सारे काम इकट्ठे नहीं कर रहे होते, एक टाइम पे सीपीयू एक ही जॉब चला रहा होता है, लेकिन वो शिफ्टिंग इतनी स्पीड में करता है कि आपको लगता है कि सारे काम क्या हो रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं। तो वही कंसेप्ट है किसका, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो जो आप मोबाइल्स में यूज करते हो, दैट इज योर मल्टीटास्किंग सिस्टम। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। इसकी एक और एग्जांपल दूं, मान लो एक क्लास है, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं। तो बच्चों को अगर मान लो, अगर मेरे पास ये बच्चे हैं 4 5 6 बच्चे हैं, तो अगर मैं सबके पास जाऊं और बोलूं कि हर बच्चे की कितनी प्रॉब्लम्स है, 10 प्रॉब्लम्स है, 10 प्रॉब्लम्स है। मैं इसके पास आया, मैं बोलूंगा पहले मैं एक बच्चे की 10 प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, फिर मैं दूसरे की सॉल्व करूंगा। इसकी 10 सॉल्व की, फिर मैंने इसकी सॉल्व की, फिर इसकी सॉल्व की, फिर इसकी सॉल्व की, फिर इसकी सॉल्व की। देखो जो लास्ट वाले की जब मैंने सॉल्व की ना, उसको वेट बहुत ज्यादा करना पड़ा। तो ये वाली जो टेक्निक थी, दिस इज योर मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग, प्रोग्राम बहुत ज्यादा थे लेकिन मैं इंडिविजुअली एक एक के पास जाके उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। अब दूसरा सिनेरियो देखो, दूसरा सिनेरियो देखो, सेम यही क्लास है, हर बच्चे की मेरे पास 10-10 प्रॉब्लम्स है। मैंने क्या बोला कि मैं सबकी प्रॉब्लम तो सॉल्व करूंगा, लेकिन मैं एक टाइम पे हर एक की 2 ही प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। 10 की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, 2 ही प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, 2 इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, फिर 2 इसकी सॉल्व करूंगा, 2 नेक्स्ट वाले की करूंगा। ऐसे करने से क्या हुआ, जो लास्ट वाला था उसका नंबर क्या हुआ, जल्दी आ गया। क्यों, उसको रिस्पॉन्स तो मिल गया ना पहली बार। मैंने मतलब इसकी 2 4 6 8 10 10 के बाद तो इसको रिस्पॉन्स मिल गया। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे 10 20 40 100 के बाद भी इसको रिस्पॉन्स नहीं मिला था। तो यहाँ पे 10 के बाद इसको रिस्पॉन्स मिल गया, मतलब इसको भी लगा कि सर मेरे से भी क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो जब मैं सबको लगेगा कि मैं उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, दैट इज योर मल्टीटास्किंग, ठीक है। मल्टीटास्किंग, या इसी को बोलते हैं हम टाइम शेयरिंग सिस्टम। आई होप आपको मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग सिस्टम का समझ आ गया होगा। मल्टी प्रोग्रामिंग बात करता है किसकी, आइडलनेस नहीं होनी चाहिए, और मल्टीटास्किंग बात करता है किसकी, रिस्पॉन्सिवनेस हमारी अच्छी होनी चाहिए। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज अब आप इसके खुद से पढ़ लेना, सिंपल है। नेक्स्ट हमारे पास देखो, ये टाइम शेयरिंग सिस्टम है जो हमने अभी डिस्कस कर लिया। आप सिर्फ इसकी इंग्लिश समझ लेना, मतलब मैंने आपको इन दोनों का समझा दिया। और हमारे पास टाइप आती है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू आउट द लोकेशन लूजली कपल्ड सिस्टम रहते हैं, मतलब नेटवर्क के साथ जुड़े रहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे रहते हैं, उनको हम बोलते हैं हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी के अंदर हमारी आती है नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, भी क्या है, इसी की ही टाइप है। तो एक फाइल सर्वर होता है, एक क्लाइंट होता है। क्लाइंट जैसे हम गूगल को एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। चाहो तो आप एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम किसी सर्वर पे इंस्टॉल कर दो और क्लाइंट
दूसरे दूसरे लोकेशन पे बिठा दो और वो उसको भी क्या कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो लूजली कपल्ड होते हैं, जो नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो टाइटली कपल्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, जहां पे टाइम जो होता है आपका, टाइम टाइम एक बड़ा इंपॉर्टेंट कांस्टेंट होता है। ठीक है, देखो अगर तो काम टाइम पे हुआ तो वेल एंड गुड, अगर टाइम काम पे नहीं हुआ, काम टाइम पे नहीं हुआ तो हमको क्या मिलेगा, हमको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। एग्जांपल मैं आपको अगर आपको दूं इसकी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की, अब देखो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम फर्दर दो कैटेगरीज में बांटेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक होते हैं हार्ड रियल टाइम, हार्ड रियल टाइम, एक होते हैं हमारे पास सॉफ्ट रियल टाइम। ठीक है, सॉफ्ट रियल टाइम। हार्ड रियल टाइम वो होते हैं जहां पे टाइम को हम फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड भी डिले नहीं कर सकते। एग्जांपल दूं आपको इसकी, तो ट्रैफिक लाइट्स। ठीक है, ट्रैफिक लाइट्स, अगर दोनों ट्रैफिक लाइट्स इकट्ठे चलने लगेंगी तो एक्सीडेंट हो सकते हैं। ठीक है, आपके एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो जहाजों को बताते हैं कि अब आप लैंड कर सकते हो, आप लैंड नहीं कर सकते हो, वो क्या है, वो अगर वो एक टाइम पे अगर थोड़ा सा भी डिले कर दें तो एक जहाज दूसरे के साथ क्या कर जाएगा, टकरा जाएगा। आपके मिसाइल सिस्टम, मिसाइल लॉन्च सिस्टम, अगर मिसाइल टाइम पे लॉन्च ना हो, लेट लॉन्च हो, तो टारगेट तो निकल जाएगा, तो कोई और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मान लो मैंने कहीं पे मिसाइल मारनी है 10:01 पे, तो अगर मैं 10:02 पे मारूंगा तो वो टारगेट तो क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टारगेट तो चलता रहेगा, वो रुकेगा थोड़ी मेरे लिए। आपके रोबोट्स, आपके ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, ये सब किसके टाइप है, हार्ड रियल टाइम, जहां पे हम टाइम का थोड़ा सा भी डिले अलो नहीं करते, बिल्कुल भी डिले हम इसमें अलो नहीं करेंगे। सॉफ्ट रियल टाइम की बात करूं, यहाँ पे आते हैं आपके ओटीपीज। ओटीपी ये भी रियल टाइम है ना, आप इनको जनरेट करते हो तो उसी टाइम आपको ओटीपी आता है। लेकिन ओटीपी अगर 2 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट लेट भी आ जाए तो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि कोई जान माल का नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, जान माल का नुकसान हो जाएगा अगर हम हार्ड रियल टाइम सिस्टम को, टाइम को कंस्ट्रेंट नहीं रखेंगे। तो ओटीपीज आपके क्या है, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम की एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आपको रियल टाइम सिस्टम हो गया। इसके बाद आपके पास आते हैं एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम सुन लो, मैं बता रहा हूँ तो आप इसको पढ़ लेना। एम्बेडेड सिस्टम क्या होते हैं, जो एक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं। अब जैसे आपके स्मार्ट वॉचेस, जैसे आपके स्मार्ट वॉचेस, ठीक है, आपके घर की वॉशिंग मशीन्स, ठीक है, आपके घर के एसीज, ठीक है, आपके घर के एसीज, ये सब कैसे काम कर रहे हैं? एसी को भी तो आप बटन दबाते हो ना, वो काम करता है। तो काम कैसे कर रहा है? उसके अंदर क्या है, कुछ ना कुछ क्या लगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगा जिसको आप एम्बेडेड सिस्टम बोलते हो। आपके घर के माइक्रोवेव्स, ये सब किस पे काम कर रहे हैं, एम्बेडेड सिस्टम पे काम कर रहे हैं। आपकी लिफ्ट्स, आपने जो लिफ्ट्स देखी होंगी, वो भी क्या है, किस्म का एम्बेडेड सिस्टम है, जो एक पर्टिकुलर टास्क करने में आपकी हेल्प कर रहा है। तो एक टाइप हमारी रह गई है, दैट इज अवर मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी, देखो मल्टी प्रोग्रामिंग पढ़ी, मल्टी टास्किंग पढ़ी, अब मल्टी प्रोग्रामिंग पढ़ी थी, फिर से बता रहा हूँ, मल्टी टास्किंग पढ़ी, अब मल्टी प्रोसेसिंग पढ़ने वाले हैं। मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है, देखो इनमें कंफ्यूजन हो ना, तीनों टाइप में, तीनों टाइप में डिफरेंस है। मल्टी प्रोग्रामिंग जो थी, ये क्या बोल रही थी, सिस्टम आइडल नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने सारे प्रोसेसेस लाके रैम में रख दिए थे ताकि एक के बाद एक काम होता रहे। मल्टी टास्किंग क्या बोल रही थी, रिस्पॉन्सिवनेस, हर प्रोसेस को लगना चाहिए कि हम सीपीयू हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, टाइम क्वांटम की बात की थी। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होगी, इसमें हमारे पास एक से ज्यादा सीपीयू होते हैं, एक से ज्यादा। अब मल्टीटास्किंग की दो टाइप होती है, एक होती है सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग, एक होती है एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है, एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में क्या होगा, एक हमारा, देखो सीपीयूज होंगे बहुत सारे, सीपीयूज होंगे बहुत सारे, ये CPU1, ये CPU2, ये CPU3। ठीक है, एन तक हो सकते हैं, CPU1 जितने मर्जी सीपीयू लगा लो। तो ये सीपीयू हमारे पास बहुत तरह के हो सकते हैं। अब ये सीपीयू मिलके क्या करेंगे, काम करेंगे। ये कोई काम करेगा, ये कोई काम करेगा। अब डिफरेंट सीपीयूज हैं तो एक से ज्यादा प्रोग्राम को एक साथ हम क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। इनमें कंफ्यूज नहीं हो जाना, मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे एक से ज्यादा प्रोसेसर होते हैं, यहाँ पे इन सब में एक ही प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर एक ही रहता है, इनमें प्रोसेसर ज्यादा होते हैं। तो मल्टी, ये सीपीयू अलग काम करेगा, ये सीपीयू अलग काम करेगा, ये सीपीयू अलग काम करेगा। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, ये अगर एक सीपीयू फेल भी हो जाता है तो दूसरी सीपीयू मशीन को संभाल लेंगे, आपकी मशीन बंद नहीं होगी, चलती रहेगी। तो अगर मैं एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग की बात करूं तो इसमें क्या होता है, एक मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर होता है। मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर, यहाँ पे एक सीपीयू क्या करता है, मास्टर बन जाता है, और बाकी इसके क्या बन जाते हैं, सीपीयू इसके स्लेव बन जाते हैं। ठीक है, ये क्या बन जाएंगे, इसके स्लेव बन जाएंगे। ये भी सीपीयू, यहाँ पे भी एक सीपीयू। ठीक है, तो ये सीपीयू बताएगा कि इस वाले सीपीयू ने क्या काम करना है, ये इसको इंस्ट्रक्ट करेगा तूने ये काम करना है, ये वाला इसको इंस्ट्रक्ट करेगा तूने क्या काम करना है।
तो सिंपल तरह के मल्टी प्रोसेसिंग दो तरह के, एक में हमारा मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर आता है, एक हमारा सिमेट्रिक जिसमें कोई भी मास्टर स्लेव नहीं होता, सारे एक तरह से ही काम करते हैं, जिसको जो जॉब करनी है वो एज पर इंस्ट्रक्शन वो काम करते रहता है, और इनमें काम करवाता कौन है, करवाता ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। ठीक है, तो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की ये मैंने आपको एग्जांपल दी। ठीक है, चलो आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। यही है, इतनी ही टाइप्स है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की। आप एक बार इनको गो थ्रू करना, आपको समझ नहीं आएगी, कोई भी डाउट आएगा आप मेरे से पूछ सकते हो। सिंपल पढ़ना, ज्यादा पढ़ने डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ फंक्शंस हैं, जैसे आपकी मेमोरी को मैनेज करता है, यानी आपके रैम रोम, मैंने आपको बताया था ना मेमोरी की हायरार्की होती है, पूरी की पूरी हायरार्की, उस पूरी हायरार्की को कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। आपका फंक्शन मैनेज करता है। ठीक है, आपके कंप्यूटर के क्या फंक्शंस हैं उन सबको क्या करेगा, मैनेज करेगा। आपका प्रोसेस को मैनेज करेगा, प्रोसेस मैनेजमेंट, कौन सा प्रोसेस चलेगा, कौन सा प्रोसेस वेट करेगा, ये सब काम भी कौन करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, आपकी फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, आपकी फाइल मैनेजमेंट, फाइल कहाँ, कौन सी फाइल कहाँ स्टोर होगी, सी में क्या रखना है, डी में क्या रखना है, आपको उसका आइडिया देगा। आपका नेटवर्क मैनेजमेंट, आपके नेटवर्क कैसे काम करेंगे उस पर काम करेगा। आपकी सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कैसे मेंटेन होगी, लॉगिन आईडी लगेगी मिलेगी तभी काम करेगा, नहीं तो आपके सिस्टम को अनलॉक नहीं होने देगा। तो ये कुछ फंक्शंस है ऑपरेटिंग सिस्टम के, आप इनको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। डिवाइस मैनेजमेंट, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक बार इनको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज सिंपल वही है, मैनिपुलेशन ऑफ फाइल, एरर डिटेक्शन, रिसोर्स एलोकेशन। इनको ना भी पढ़ोगे आप तो आपके सिलेबस में पार्ट नहीं है, बुक में एक्स्ट्रा दिया गया होता है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो आपके बुक के लिए हमने लिखी हुई है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। कोई भी डाउट आ रहा है आप पूछ सकते हो, कुछ भी समझने में दिक्कत आ रही है आप उसके लिए भी पूछ सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं, लंबी हो रही है, ज्यादा लंबी नहीं करेंगे। कोई भी डाउट हो आप कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।